इस बार जो क्वेश्चन है उसमें एक फंक्शन गिवन है f। अब ब्रीफ में थोड़ा फंक्शन की बात करते हैं। ये फंक्शन क्या होता है? ये दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन होता है और रिलेशन में जब दो प्रॉपर्टीज़ हों तो वो फंक्शन बनता है। वो दो प्रॉपर्टी कौन सी हैं? पहली ये कि रिलेशन में जो पहला सेट होगा उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी की इमेज होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ ए में 3 एलिमेंट हैं तो तीनों की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो। पहली कंडीशन तो ये है फंक्शन की। और दूसरा ये है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, सबकी इमेज होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट रह सकता है दूसरे सेट में जो किसी की इमेज ना हो, लेकिन मोटी-मोटी बात ये है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई फंक्शन की बात। हालाँकि फंक्शन के चैप्टर में हम इसे डिटेल में करेंगे। यहाँ 4 बातें लिखी हुई हैं, 1 1 ऑन 2 या नॉट 1 1 और नॉट ऑन 2। अब शॉर्ट में उनकी बात करते हैं। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम 1 1। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और 3 ही उनकी इमेज है। अब यहाँ जो फंक्शन होगा दोनों सेट्स के बीच में वो होगा 1 1, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। अब जो ऊपर यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है, क्योंकि 1 और 2 दोनों के लिए कॉमन इमेज है। तो एक तो टाइप हुआ 1 1 और मैनी 1 का, तो ये तो 1 1 का एग्जाम्पल है और ऊपर वाला मैनी 1 का एग्जाम्पल है। अब जो 1 1 नहीं होगा उसे नॉट 1 1 लिख देते हैं, मैनी 1 भी बोल देते हैं। दूसरी चीज़ है ऑन टू या इन टू। अब ऑन टू इन टू कैसे समझेंगे हम? अगर दूसरे सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो किसी की इमेज नहीं है, जैसे ये जो ऊपर वाला सेट है यहाँ सी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ऐसा फंक्शन इनटू कहलाता है। क्या कहलाता है? इनटू। अब जो नीचे वाला सेट है उसमें तीनों एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हैं, यानी यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी की इमेज ना हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम ऑन टू। अब अगर हम इनका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1 1 और मैनी 1 में से एक होगा ही होगा। अब अगर मैं पहले वाले सेट की बात करूं तो ये था मैनी 1, मैनी 1। और अगर ऑन टू और इनटू में से देखें तो ये क्या है? इनटू। नीचे वाले सेट में ये 1 1 है और ये ऑन टू है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक होता है, लेकिन हमने उतना समझ लिया जितना हमें यहाँ चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो हमें दिया गया है। यहाँ भी दो सेट दिए गए हैं। पहला सेट क्या है? पहला सेट है M। M जो है वो मैट्रिक्स का सेट है। कैसी मैट्रिक्स है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 बाय 2 की सारी मैट्रिक्स जो हैं वो M के अंडर ली गई हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट बने किससे हुए हैं? रियल नंबर से बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं इनको बनाऊं तो इस सेट M में मेरे पास क्या है? 2 बाय 2 की मैट्रिक्स हैं हर जगह पर, और उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं? रियल नंबर है। इसके सामने जो सेट है वो प्योरली रियल नंबर का है और इनके बीच में जो फंक्शन है उसको नाम क्या दिया गया है? f। अब फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमें गिवन होगी कि फंक्शन की नेचर कैसी है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है वो डिटर्मिनेंट है a का। अब इस बात का क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट पहले सेट में होंगे दूसरे सेट में उनका डिटर्मिनेंट मिलेगा हमें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इस सेट में हमें एक मैट्रिक्स मिली है 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 माइनस 6 यानी -2, तो यहाँ -2 होगा। अब मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो ये वाली है, तो ये इससे रिलेटेड होगी। ऐसे ही कोई और मैट्रिक्स है,
उसका भी कोई ना कोई डिटर्मिनेंट आएगा, वो यहाँ रिलेटेड होगा। हर मैट्रिक्स के लिए एक डिटर्मिनेंट होगा और वो दूसरे सेट के किसी ना किसी नंबर से रिलेट हो जाएगा। और किस नंबर से रिलेट होगा? जो उसकी इमेज है। दूसरे सेट के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं पहले सेट के एलिमेंट्स की। हम कह सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स की जो इमेज है वो -2 है, ऐसी दूसरी मैट्रिक्स है, तीसरी है, सबकी अपनी अपनी इमेज होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये 1 1 होगा या मैनी वन होगा। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, ये 1 2 3 4 वाला, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया था? -2। अब और किसी का भी तो -2 हो सकता है ना। मान लीजिए कि मैंने ऐसे ले लिया, इस तरह से ऐसे लिया। अब इस डिटर्मिनेंट का जो सॉरी, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या होगा? -2 ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स की सेम इमेज हो रही है, तो कौन सा केस आ गया? इस पहले डायग्राम वाला केस हो गया। यानी ये क्या होगा? मैनी वन होगा। मैनी वन कह लो या फिर आप कह लो नॉट 1 1 होगा। अब अगर ऑप्शन में चलें हम, तो नॉट 1 1 किस किस में है? ए और सी में है, तो बी और डी ऑप्शन तो हमारी कैंसिल होगी। अब बात आ जाती है ऑन टू और इन टू की। तो देखिए, रियल नंबर का कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है, ना तो इस तरफ और ना ही उस तरफ। हर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसी ना किसी रियल नंबर से रिलेट होगा। यानी क्लियर कट ऐसी कोई पिक्चर नहीं बनती कि हम कहें हाँ कि यहाँ दूसरे सेट में कोई ऐसा नंबर बैठा है जो किसी का डिटर्मिनेंट नहीं होगा। तो रियल नंबर की कोई डायमेंशन तो नहीं बोलेंगे, रियल नंबर का कोई एंड ना होने के कारण हम ये कहेंगे कि भाई हर नंबर किसी ना किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो होगा ही होगा, या कहो कि इमेज किसी ना किसी मैट्रिक्स की वो होगा ही होगा। यानी पहले सेट में जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सब की डिटर्मिनेंट कोई ना कोई नंबर देगी, इधर भी रियल है और उधर भी रियल है। कहने का मतलब है कि दूसरे सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो किसी की भी इमेज ना हो। तो इसका मतलब है ये कैसा होगा फिर? ऑन टू होगा। तो हमारा आंसर कैसा हुआ फिर? मैनी वन एंड ऑन टू। ओके। अब मैनी वन का मतलब क्या होगा? नॉट 1 1। यानी ऑप्शन क्या होगी? सी। एक सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है जहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सीधा रखकर तो हम नहीं ट्राई करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले हम ज़ीरो बनाने की एक ट्राई करेंगे। ईजिली कई बार बन जाती हैं। जैसे यहाँ अगर C1 प्लस C2 किया जाए और चेंज किया जाए C1 में, तो क्या बनेगा? 5 प्लस एक्स 0 x प्लस 1। और एक चेंज और करते हैं हम करते हैं C2 में चेंज होगा 2C2 प्लस C3। 2C2 का मतलब है कि सेकंड कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा और तीसरे में जुड़ेगा। यहाँ आएगा 10 0 -3 और 2 -5। 2 0 बनाने के बाद आप मिड रो को एक्सपेंड कर दीजिए। -2 ये आपके पास आ जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस 5 -10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -3 -15 -10x -10 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा -13x -25 इक्वल्स टू 0। एक्स आपका आ जाएगा -25/13, यानी कि ऑप्शन सी। इस प्रॉब्लम में सोल्यूशन ना पूछकर ये पूछा गया कि रिपीटेड फैक्टर जो है वो कौन होगा। इसके लिए हम सोल्यूशन तो करेंगे ही। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? चेंज करते हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3।
पहली जो रो है वो क्या बनेगी, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आएगा दोनों जगह, बाकी आपके सेम रहेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। पहली रो में क्या बचेगा, 2 1 1। अब देखिए रिड्यूस करने के लिए हम देख सकते हैं कि C1 में से यदि हम C2 और C3 को माइनस करें, पहला एलिमेंट बनेगा आपका 0, जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स कैंसिल होंगे 0, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यानी ये बचेगा एक्स माइनस। अब इसे एक्सपेंड करना बहुत ही ईजी है, आप वैसे ही देख लीजिए। अगर आप पहले कॉलम के लिए एक्सपेंड करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि एक तो आएगा एक्स माइनस जेड, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस जेड आएगा। यानी हमारा जो रिपीटेड फैक्टर है वो क्या है, एक्स माइनस जेड, या आप कह सकते हैं माइनस कॉमन लेकर जेड माइनस एक्स। यहाँ जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले हमने किया था, उसकी हेल्प से करते हैं। क्या था, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c ये था a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब आप देख सकते हैं कि जो a है वो क्या है, x माइनस 3 है, b है x माइनस 4 और c है x माइनस 5। अगर हम यहाँ वैल्यू पुटअप करें तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 4, x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, x माइनस 5 माइनस x माइनस 3। x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2। यानी ओवरऑल क्या आया, ये -2, ज़ीरो तो नहीं आया। इट मीन्स कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये डिटर्मिनेंट आपको ज़ीरो वैल्यू तो नहीं देगी, तो ऑप्शन तो क्या होगी, ए। अब एक मेथड और है यहाँ, आप सीधा वैल्यूज़ को रखिए, जैसे x को हम 3 रखें तो 1 0 0 बनेगा पहली रो में, बाकी कोई भी ज़ीरो नहीं बनेगा। और अगर आप x को 4 रखेंगे तब भी सेम केस होगा, x को 5 रखेंगे तब भी सेम केस होगा। इससे एक आइडिया मिलता है कि इनसे भी अगर ज़ीरो नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अगर इनको रखने पर कोई एक रो या एक कॉलम ज़ीरो बनता तो उस बात के पूरे चांस होते कि इनसे वैल्यू क्या बन रही है, ज़ीरो। तो वहाँ से भी हम एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि ज़ीरो तो ये नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा श्योरिटी के लिए आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। इस बार डिटर्मिनेंट एक स्पेशल फॉर्मेट में है। क्या फॉर्मेट है देखिए। सबसे पहले तो ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक होने के साथ ही इसमें एक पैटर्न कैच हो रहा है। पैटर्न है ये, और सभी एलिमेंट्स में 1 1 का डिफरेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो इस पैटर्न के लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं। इसका सोल्यूशन होगा -8 d⁻⁶। यहाँ d जो है वो कॉमन डिफरेंस है एपी का, जो कि 1 है, तो आंसर क्या आ गया, -8। x की 3 वैल्यूज हैं, तो देखिए सबसे पहले तो कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा, x प्लस a प्लस बी। अब यहाँ से एक आइडिया तो हो गया कि एक आंसर तो यही होगा। तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगी। फर्दर
यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। आगे कीजिए C1 माइनस C2, या फिर रो ठीक रहेगी, R1 माइनस R2। देखिए अगर आप पहली रो के लिए एक्सपेंड करेंगे तो एक फैक्टर आपको नजर आ रहा है, कौन सा, x माइनस ए। ओके, तो आंसर का आपका आइडिया यहीं आपको मिल जाएगा और आंसर होगा डी। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x माइनस बी दूसरा फैक्टर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैसे इसको याद रखना चाहिए, ऑप्शन सी है। ठीक, लेकिन फिर भी यदि भूल जाएं तो आपको मेथड पहले कई बार बताया गया, आप ए बी और सी की वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी लॉजिक है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यूजली ज़ीरो पुटअप नहीं करेंगे हम, और ना ही वन, क्योंकि ऐसा करने से लगभग आंसर ज़ीरो बनते हैं और वो फिर मल्टी ऑप्शंस देते हैं हमें। बजाय इसके ये बेस्ट रहता है कि ए को ज़ीरो रखें आप, बी को वन रखें और सी को टू रखें। जैसे ही ए को ज़ीरो रखेंगे ये दो तो ज़ीरो बन गए यहाँ, 1 1 2 8। अब जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 - 2 = 6। फिर आप ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखिए ए बी सी है तो ये तो आ गया आपका 3, और ए माइनस, आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। हालांकि आपको अगर ये नहीं पता तो आपको चारों ऑप्शंस चेक करनी पड़ेंगी, एक बार एक को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 0 + 1 + 2 यानी कि 3, ए माइनस बी यानी कि 0 - 1, बी माइनस सी यानी 1 - 2, सी माइनस सी यानी 2 - 0। तो ये आपका आ गया 6, है ना, ये वेरीफाई हो रहा है आपका। तो दोनों मेथड ही इजी हैं, काम के हैं। एक कैलकुलेटिव डिटर्मिनेंट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है देखने में। तो देखिए सबसे पहले इसके दो पार्ट करते हैं। इस तरह से थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ ले रहे हैं √3 को और यहाँ लेंगे √13 को। जब दो पार्ट हो जाएंगे तो हमेशा की तरह कॉमन देखेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में भी बाहर चारों डिजिट्स नज़र आ रही हैं। देखिए सबसे पहले तो जो पहली डिटर्मिनेंट है, एक तो मैंने ये चेंज क्यों किया, देखिए यहाँ 13 क्यों लिया, पहले यहाँ मैंने 13 को लिखा था इस जगह पर, क्योंकि उनमें से कॉमन ना आता। अब पहले कॉलम में से कॉमन क्या आएगा, √3, पहली डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम में से। ऐसे ही पहली डिटर्मिनेंट के दूसरे कॉलम में से कॉमन आ जाएगा √5, और ऐसे ही तीसरे में से भी कॉमन आ जाएगा √5। तो काफ़ी हद तक तो आंसर का आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा, ऑप्शन डी के चांस बन रहे हैं। फिर भी थोड़ा इसको चेक करते हैं, 1 √5 √3 2 √5 √3 1 √2 √5। जो दूसरी डिटर्मिनेंट है उसमें से हम कॉमन लेते हैं √13, और उसी में से फिर सेम कॉमन आ रहे हैं ना, देखिए सेकंड और थर्ड में तो आएगा ही 5 कॉमन, तो ये आपके सेम बनेंगे। सॉरी यहाँ पर √5 है आपका, नॉट 13। यहाँ ये 13 तो हमने कॉमन लिया। अब देखिए
इस डिटर्मिनेंट में दूसरे वाली में पहला और तीसरा कॉलम क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0, ये तो 0 होगी। अब बची फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो देखिए आंसर का आइडिया आपको लग चुका है। 5√3 किसका कोफिशिएंट आ रहा है, डी ऑप्शन के हिसाब से आ रहा है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए आप जैसे इनको देखिए, ये 2 कॉलम है। अब मैक्सिमम ट्राई क्या होती है 0 बनाने की, तो आप C1 माइनस C2 कर दीजिए, C1 माइनस C2, तो यहाँ आएगा -1, ये दोनों क्या बन जाएंगे, 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आ जाएगा बड़ी इजीली 5 माइनस रूट 6, है ना। अब तो ये श्योर ही होगा कि ऑप्शन क्या आएगी, डी। माइनस है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ एक एक्स वेरिएबल है और ए बी सी वैल्यूज भी नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पहली ट्राई रहेगी एक्स की वैल्यू को पुट करके आंसर को निकालना। तो एक्स को मान लीजिए रखा 0। जैसे ही एक्स को 0 रखेंगे तो ए की पावर 0 1 होगा, ए की पावर -0 भी 1 होगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ऐसे ही यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। जो सेकंड कॉलम है वो आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जो आपको 0 आंसर दे, तो ऑप्शन ए होगी। डी में तो 3 आंसर आएगा और बी और सी में एक्स है ही नहीं, तो इट मीन्स कि उनसे 0 तो नहीं आएगा क्योंकि हमने ए बी सी को चेंज नहीं किया है। यहाँ इक्वेशन का एक रूट पूछा गया है, एक तो बड़ी इजीली मिल जाएगा। देखिए चाहे आप तीनों रोज को जोड़ दीजिए, चाहे आप तीनों कॉलम्स को जोड़ दीजिए। मान लीजिए हमने किया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पहली जो रो है इसमें 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और -x बचेगा। अब बाकी जो मर्जी हो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल रखी जाएगी, 0 के, तो ऑप्शन ए।